हम इस वक्त मौजूद हैं मिदनापुर में, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह अपना ये रोड शो कर रहे हैं। ये नजारा आपको दिख रहा है, गुलाब की पंखुड़ियों के बीच गृह मंत्री अपने तरीके से पूरे संग्राम को लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं। अमित शाह जी, ये भीड़ देखकर तो साफ है कि एक विकल्प के तौर पर आप उभर गए हैं, लेकिन यहाँ से सत्ता तक के लिए आप कैसे आश्वस्त हैं कि कुर्सी बंगाल की मिलेगी? देखिए, हमारा जो घोषणा पत्र आया है वो बंगाल की जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला घोषणा पत्र है और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र पूरे देश की जनता गंभीरता के साथ लेती है। हमने घुसपैठ मुक्त बंगाल का वादा किया है, भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल का वादा किया है, महिला सुरक्षा से युक्त बंगाल का वादा किया है। हमने सोनार बांग्ला की कल्पना की है, जिसमें बंगाल के सांस्कृतिक वैभव को पुनः एक बार हम आसमान को छूने तक ले जाएंगे। और मैं मानता हूं जिस प्रकार की अराजकता यहां पर हुई है, तुष्टीकरण ने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी है। बंगाल की जनता, आप देखिए, इतने छोटे से टाउन में हजारों लोग रोड से में उमटे हुए हैं। यही बताता है कि बंगाल की जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। यहाँ 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने। तो आप कह रहे हैं कि अभी भी 200 सीटों पर आप अटके हुए हैं, अब तो कुछ ही दिन में वोटिंग होने वाली है। मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि क्या सीएए को लेकर मन में कोई दुविधा है? वरना हर जगह आप नहीं दहाड़ रहे थे, मैनिफेस्टो के दिन कह दिया कैबिनेट का पहला फैसला होगा, और कांग्रेस कह रही है सर कि आप असम में कुछ और कहते हैं और यहाँ पर कुछ और कहते हैं। देखिए, सीएए के बारे में हमने स्पष्ट करा है कि बंगाल के अंदर और देश भर में जो करोड़ों शरणार्थी हैं, उनको नागरिकता का सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। और ये हमारा सभी शरणार्थियों से एक अटल वादा है। आप कहते हैं कि आप घुसपैठियों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाएंगे, उसकी वो कैसे होगा सर? उसके लिए क्या है? सीएए तो सिटीजनशिप का है ना, आप बांग्लादेशी घुसपैठियों को कैसे हटाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम सीमाओं को और सुरक्षित करेंगे, थानों की जिम्मेदारी तय करेंगे कि थाने घुसपैठ के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। इससे घुसपैठ काफी हद तक अटकेगी और उसके बाद में हम आगे की प्रक्रिया को भी आगे। नंदीग्राम की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई बन गई है, ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी। ऐसा कमी होता है कि अपने सबसे कद्दावर नेता को आमने सामने उतारा जाता है। नंदीग्राम की लड़ाई कैसे जीतेंगे और कैसे आप आश्वस्त हैं कि ममता को शिकस्त देंगे? वो तो कह रही है यहाँ की बेटी है, ये सब बाहरी आ गए हैं, टूरिस्ट आ गए हैं। इतने सारे लोग टूरिस्ट अगर होते हैं तो मैं ममता जी को आश्वासन देना चाहता हूँ, वो अपनी स्वप्न की दुनिया में जी रही है। लेकिन क्या ये बाहरी वाला एक मुद्दा है अमित जी, जो आपको लगता है थोड़ा सा कहीं बैकफुट पर आपको डाल रहा है? बंगाली भाषा को हम हर जगह लागू करेंगे, आपको ज्यादा असर्ट करना पड़ रहा है कि हम बंगाल के लिए सब कुछ नहीं। बंगाल का मुख्यमंत्री बंगाल का ही धरती पुत्र बनेगा, कोई बाहरी बन ही नहीं सकता। मैनिफेस्टो आपने जारी किया, इस पर का एक गुजराती आए और उन्होंने मैनिफेस्टो जारी कर दिया, क्या जवाब हो? देखिए, ममता जी समझ नहीं रहे कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है, तो हमारा दल हर राज्य में चुनाव लड़ता है, इससे कोई बाहरी नहीं हो जाता। बंगाल, गुजरात में जो बंगाली रह रहे हैं वो भी बाहरी नहीं है, यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो भी बाहरी नहीं, सारे भारत के लोग हैं। जहाँ तक बंगाल के मुख्यमंत्री का सवाल है, बंगाल का धरती पुत्र ही बंगाल का मुख्यमंत्री बने। आज पुरुलिया में सर उन्होंने रैली में अपने चोट की बात फिर छेड़ी और कहा कि बीजेपी मुझसे डरती है, मेरे पैर ठीक थे, वो भी मेरे पैर शब्द कर दिए। उन्होंने ये शब्द कहा है, साजिश रची है ताकि मैं निकल ना पाऊं, लेकिन मैं फिर भी लड़ूं। मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट में क्या सार्वजनिक किया? क्या कह रहे हैं? मेडिकल रिपोर्ट में क्या सार्वजनिक किया सर? सार्वजनिक करनी चाहिए। करनी चाहिए आपको लग रहा है? चोट से क्या सियासी फायदा उनको मिलेगा सर? मैं नहीं मानता। जिस प्रकार का रिस्पांस आज सुबह में एक छोटे से द्वीप पर गया था, 40,000 से ज्यादा संख्या चिलचिलाती धूप के अंदर बैठी थी। मैं नहीं मानता उनको फायदा मिलने जा रहा है। आप एक कैमरा जरा पब्लिक को में घुमाइए,
हजारों हजारों लोग इतने छोटे से टाउन के अंदर परिवर्तन के लिए इकट्ठा हुए हैं, ममता को हटाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, मोदी जी के समर्थन में इकट्ठा हुए हैं। अभी भी आपको भरोसा है सर? पूरे 200 सीट का आज भी 5 दिन पहले वादा है आपका? जी जरूर, हम 200 से ज्यादा सीट। एक आखिरी सवाल सर, महाराष्ट्र पर अनिल देशमुख, महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर गंभीर सवाल लगे। पूर्व कमिश्नर ने चिट्ठी में लिख दिया, जब इस तरह से हफ्ता महीना वसूली 100 करोड़ वसूली की बात हुई, बतौर गृह मंत्री आप इसको कैसे देखते हैं? देवेंद्र फडणवीस होम सेक्रेटरी से भी मिल रहे हैं, क्या केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर सकती है? और पुलिस पर ऐसा आरोप लगना कि महीना वसूली करते थे, इस पर बतौर गृह मंत्री आप क्या कहेंगे? देखिए, अब सिर्फ पुलिस कमिश्नर का सवाल नहीं है, और कुछ अफसरों ने भी चिट्ठी लिखी है। मैं कैंपेन में हूं, मैं देवेंद्र जी जो भेजेंगे उसको आराम से देखेंगे, मगर ये नैतिकता का सवाल है और मेरा मानना है महाराष्ट्र सरकार ने नैतिकता बतानी चाहिए। क्या करना चाहिए आपको लगता है? गृह मंत्री को हटाना चाहिए सर? मैं मुख्यमंत्री को कोई सलाह देना नहीं चाहता, मगर नैतिकता का कॉल उन्होंने लेना चाहिए। शरद पवार को कोई सलाह? ना जी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे गृह मंत्री अमित शाह, जो आज इस रैली में मिदनापुर में लोगों से रूबरू हो रहे हैं, और ये समूह आप देख रहे हैं लोगों का जो सड़कों पर दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि 200 का जो हमारा वादा है वो 200 का टारगेट हम पूरा करेंगे। बंगाल में दीदी का नया खेला होबे। ममता ने चोट वाले पांव को बनाया पावरफुल। আমাকে অনেক মেরেছে, মাথায় মেরেছে, কোমরে মেরেছে, হাতে মেরেছে, পেটে মেরেছে, চোখে মেরেছে, পাটা বাকি ছিল সেটাও জখম করেছে। बीजेपी ने कटबनी पर कर दिया दीदी का घेराव। दीदी ने गरीबों को लूटने के लिए 115 कैंप बनाए। अमित शाह का बंगाल से गुंडागर्दी के खात्मे का चैलेंज। मैं गारंटी लेता हूं, कोई गुंडा कोई माँ बहन या भाई को हाथ लगा नहीं पाएगा। चुनाव के पहले चरण से पहले बंगाल में घमासान। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बंगाल में राजनीतिक सरगर्मियां काफी बढ़ गई हैं। पहला चरण बहुत नजदीक है, 27 तारीख को वोटिंग है। बंगाल की लड़ाई काफी दिलचस्प मोड़ पर इस समय आ गई है। दीदी व्हील चेयर से चुनाव प्रचार कर रही हैं और अब ममता बनर्जी ने अपने टूटे हुए पैर वाली राजनीति शुरू कर दी है। ममता ने कहा है कि बीजेपी चाहती थी कि वो चुनाव प्रचार न कर पाए, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारने वाली। तो उधर अमित शाह ने गठबंधन और बंगाल में घुसपैठ के मामले पर ममता बनर्जी को जमकर घेरा है। की हिम्मत नहीं है इस बार बंगाल के लोगों को रोकने की, कोई गुंडे की हिम्मत नहीं है। निर्भय होकर वोट डालिए। আমাকে অনেক মেরেছে, মাথায় মেরেছে, কোমরে মেরেছে, হাতে মেরেছে, পেটে মেরেছে, চোখে মেরেছে, পাটা বাকি ছিল সেটাও জখম করেছে। अनुभूत के आधार पर चुनाव की वैतरणी को पार नहीं किया जा सकता। বল কি মিথ্যে স্বপ্ন দেখাচ্ছ? বলো 15 লক্ষ টাকা করে দিয়েছো? हम आया था ना भाई, आया था नहीं आया था। मोदी जी ने 10,000 करोड़ रुपया भेजा, कुछ मिला है क्या आपको? ये भतीजा एंड कंपनी चाउ कर गई है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और राज्य में चुनावी सरगर्मी भयंकर तेज हो गई है। पिछले 13 दिन से ममता बनर्जी व्हील चेयर पर और बंगाल की सत्ता दोबारा हासिल करने के लिए राजनीति का पहिया दौड़ा रही है। नंदीग्राम में ममता के पैर में चोट लगी थी और अब पुरुलिया में ममता बनर्जी ने चोट वाले पांव से बीजेपी को चोट पहुंचाने की कोशिश की। আজকে আমি এখানে এসেছি কেন জানেন? আমাকে অনেক মেরেছে, মাথায় মেরেছে, কোমরে মেরেছে, হাতে মেরেছে, পেটে মেরেছে, চোখে মেরেছে, পাটা বাকি ছিল সেটাও জখম করেছে।
আমাকে ভয় পাচ্ছিল বলে ভাবছিল ইলেকশনে মমতা ব্যানার্জি বেরোলে বিজেপি গোহারা হারবে, তাই ওর পাটাকে জব্দ করে দে। কিন্তু ওরা জানে না যে আমি ভাঙি তবু আমি মচকাই না। আমার একটা পা খারাপ হলেও আমার মা বোনেদের দুটো পা দিয়ে আমি আজকে হেঁটে বেড়াচ্ছি। আমি মা বোনেদের দুটো পা দিয়ে আমি আমার সম্মান রক্ষা করছি। जी हाँ, ममता बनर्जी सीधे सीधे आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने उनका पांव तोड़ दिया। पुरुलिया में भी दीदी व्हील चेयर से पहुंची और टूटे पैर पर पूरी राजनीति कर गई। आज पुरुलिया में सर उन्होंने रैली में अपने चोट की बात फिर छेड़ी और कहा कि बीजेपी मुझसे डरती है। मेरे पैर ठीक थे, वो भी मेरे पैर शब्द कर दिए। उन्होंने ये शब्द कहा है, साजिश रची है ताकि मैं निकल ना पाऊं, लेकिन मैं फिर भी लड़ूं। मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। पैर में लगी चोट के बाद वो व्हील चेयर पर हैं और कह रही हैं घायल शेरनी ज्यादा खतरनाक होती है। नहीं, हमारी तो शुभकामना है कि उनको चोट लगी है तो वो चोट बहुत जल्दी ठीक हो जाए। और मैं समझता हूं कि सहानुभूति के आधार पर चुनाव की वैतरणी को पार नहीं किया जा सकता। चुनाव में तो कई लोगों को कई बार चोट लग जाती है दौड़ धूप में, और किसी ने कोई उनके ऊपर आक्रमण नहीं किया। यह बात तो पूरी तरह से साफ हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के गोसावा में गृह मंत्री अमित शाह ने भी रैली की और ममता बनर्जी पर भी जोरदार प्रहार किया। अमित शाह ने चीख कर ममता बनर्जी पर घोटाले और कटमनी के आरोप लगाए। और मोदी जी ने गरीब के विकास के लिए 115 स्कीम बनाई है। दीदी ने गरीबों को लूटने के लिए 115 स्कैम बनाए हैं, स्कैम बनाए। अमित शाह ने बंगाल में घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बीजेपी के राज में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हमारे पश्चिम बंगाल के अंदर घुसपैठ रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? ये देख लियो यूपीएससी जोर से बोलो जरा, रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? दीदी रोक सकती है क्या? बाबू को बोल दो। रोक सकती है क्या? अरे आप भाजपा की सरकार बना दो, आदमी तो क्या परिंदा भी पैर न मर पाए, ऐसी व्यवस्था। बंगाल की राजनीति अब अपने पूरे शबाब पर है। आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर जबरदस्त चल पड़ा है। पुरुलिया से अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। इस वक्त हमारे साथ काफी सारे मेहमान हैं। सुकांता मजूमदार जी, एमपी एंड स्पोक्स पर्सन बीजेपी, सुबर्णो मोइत्रा जी, प्रवक्ता टीएमसी, रोहन गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस, अवनीजेश अवस्थी जी, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ इस वक्त कैलाश विजयवर्गीय जी, बीजेपी के महासचिव और पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रभारी। तो हम आप सबसे बात करें। कैलाश जी, धन्यवाद और स्वागत आपका आज तक पर। धन्यवाद कैलाश जी, जबरदस्त पहला चरण आ गया है, आपकी 6 साल की मेहनत और उसके बाद पहला चरण, लेकिन 8 चरणों में जो ये चुनाव है कैलाश जी, क्या हर चरण के हिसाब से आपकी रणनीति बदलेगी? और आपको क्या ऐसा लगता है कि आज ममता बनर्जी जो हैं वो पहले चरण से ठीक पहले, कल का दिन आपके पास ये चुनाव प्रचार थम जाएगा और उन्होंने एक बहुत ही इमोशनल कार्ड खेल दिया है। हम भारतवंशी जो होते हैं कैलाश जी, वो भावुक होते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बंगाल की जनता भावनाओं में बह जाए कि आपने तो दीदी का पैर तोड़ दिया, पीठ में चोट आ गई, कंधे पे चोट आ गई, गर्दन पे चोट आ गई और नुकसान हो जाए आपको। देखिए, मैं देश के मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस षड्यंत्र को एक्सपोज किया और उसके बाद मजबूरी में वहां के जिला प्रशासन को भी ये रिपोर्ट प्रस्तुत करना पड़ी इलेक्शन कमीशन के सामने। ये एक दुर्घटना थी। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने भी जो रिपोर्ट सौंपी है इलेक्शन कमीशन को, उसमें साफ कहा कि ये दुर्घटना, ये किसी ने भी घटना को अंजाम नहीं दिया है। और मैं समझता हूँ उसके बाद यदि दीदी झूठ बोलकर सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश करेगी तो जनता अब सब जानती है। अब जो दुनिया है बहुत आधुनिक हो गई है, तकनीकी हो गई है और डिजिटल हो गई है और सब चीज लोगों ने देखा है, सारे वीडियो सामने आ गए। एक भी कोई प्रमाण नहीं कि किसी ने दीदी को धक्का दिया हो, और बहुत सारे प्रमाण है कि उनका दरवाजा एक पिलर से टकराया और उनको चोट लगी है। और इसलिए यदि उसके बाद वो झूठ बोलकर सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश करेगी तो जनता अब सब जानती है और उसका सबब उन्हें
निश्चित रूप से चुनाव वाले दिन मिलेगा। सहानुभूति तो नहीं मिलेगी, पर जनता का गुस्सा मिलेगा। कैलाश जी, भ्रष्टाचार है, कटमनी है, सिंडिकेट है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो स्कीम और स्कैम, बीजेपी स्कीम पर चलती है, टीएमसी स्कैम करती है। आपको लगता है कि आप बंगाल की जनता को यह समझा पाने में सफल रहे हैं कैलाश जी कि ये सारी चीजें हैं, यहां भ्रष्टाचार भी है, यहां गडमनी भी है, यहां टोलाबाजी भी है और यहां स्कैम हो रहे हैं, या फिर से आप पर वही होगा कि ये तो बाहर से आए हुए लोग हैं और बंगाल को जानते नहीं है, इस तरह की बात कर रहे हैं, सिर्फ दीदी को बदनाम कर रहे हैं? देखिए, बंगाल में एक अलग प्रकार का रिटेल भ्रष्टाचार है। जो बड़े स्कीम है वो तो छोड़ दीजिए, पर रिटेल भ्रष्टाचार है। रोज लोगों को उस भ्रष्टाचार से गुजरना होता है, टोलाबाजी से गुजरना होता है, सिंडिकेट राज से गुजरना होता है। यदि आपको मकान बनाना है और मकान बनाने के लिए सीमेंट खरीदनी है, तो वहां के सिंडिकेट वाले जिस रेट पर सीमेंट दे वो आपको लेना पड़ेगी, ये उनकी मजबूरी है। और इसलिए वहां पर जो रिटेल जो भ्रष्टाचार है, जो व्यक्ति प्रतिदिन जिससे उसका सामना होता है, वो बहुत उजागर हो गया। और लोग चाहते हैं कि ये जो टोलाबाजी है, ये जो सिंडिकेट राज, ये समाप्त होना चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन लोग उससे गुजर रहे हैं, लोग उसको सहन कर रहे हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं उसको एक्सपोज किया और जनता को विश्वास दिलाया कि टोलाबाजी समाप्त करेंगे, हम सिंडिकेट राज समाप्त करेंगे, जो रोज कट मनी आपकी जेब में से जाती है जी, वो उसको हम समाप्त करेंगे। और मैं समझता हूँ इसको लोग समझ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। अब देख लिए कितनी बड़ी सभाएं हो रही, नड्डा जी का रोड शो था, अपार भीड़, अमित जी की सभा, अमित जी का रोड शो, हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के पास जो लोग आ रहे हैं वो इसी बात के लिए आ रहे हैं, इसी आशा और विश्वास के साथ आ रहे हैं कि कल नया सवेरा होगा, सिंडिकेट राज समाप्त होगा, टोलाबाजी समाप्त होगी। कैलाश जी, हमारा पहला सवाल यह था कि क्या हर चरण के साथ आपकी रणनीति बदलेगी, हल्का सा उस पर इशारा कर दीजिएगा। लेकिन जो मुख्य सवाल यह है कि अब आपके लोगों में असंतोष है, क्योंकि जो टीएमसी से लोग आए, कैलाश जी, आपने उन्हें टिकट दे दिया। अब जो आपका पुराना कार्यकर्ता है, जो 6 साल से आपके साथ जुड़ा हुआ है, शून्य से शिखर तक पहुंचने का जो आपका सपना है, उसमें आपके साथ लगा हुआ था, बीजेपी का कोर वर्कर, जो आपने बेस तैयार किया कैलाश जी, वो ठगा महसूस कर रहा है। ये नुकसान ना हो जाए आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित पार्टी हो सकता है, थोड़ा आक्रोश में इससे मना नहीं करता हूँ, और उस आक्रोश को हमने दबाने की कोशिश भी की और समझाया भी, और लोगों को लोग समझ भी गए, और समझने के बाद वापस अपने काम में लग गए। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, सिंगूर, हमारे यहाँ सबसे बड़ा विद्रोह कहीं पर हुआ था तो सिंगूर में हुआ था। हमने बुलाया, कार्यकर्ताओं को समझाया, कल सब फॉर्म भरने गए जब उम्मीदवार के साथ, तो सब लोग साथ में थे, सबने जिंदाबाद बोला, सबने स्वागत किया। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की एक विशेषता है, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, आदमी को बोलने की स्वतंत्रता है, तो बोले, उसके बाद यदि नेता अगर कुछ उनको समझाते तो समझ जाते हैं और सब काम में लग जाते हैं। 99% स्थानों पर जहां पर थोड़ी बहुत गड़बड़ी थी वहां पर लोग काम में लग गए हैं, 1-8% लोग लगे भी हैं तो वो भी काम में लग जाएंगे। इसलिए हमारे यहाँ वो संकट बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है, तत्कालीन होता है और उसके बाद समझ जाता है। कैलाश जी, आपकी शक्ति, या आप अपने आप को आश्वस्त, कॉन्फिडेंट किस इलाके में मानते हैं, और आप अपने आप को कमजोर कहां मानते हैं पूरे कोलकाता में सीटों के लिहाज से? बिल्कुल कहीं कमजोर नहीं। मुझे तो जो जहां लोकसभा में हमें बहुत कम सीट मिली थी, वहां पर ऐसा लग रहा है कि विधानसभा की ज्यादा सीट हमें वहां से भी मिलेगी। तो इसलिए मुझे तो कहीं पर भी, पूरे बंगाल में कहीं पर भी कमजोरी दिखाई नहीं देती। ग्रेटर कोलकाता आप मानते हैं कि आपके लिए आसान होगा कैलाश जी, या वहां मुश्किलें हैं आपके लिए? हाँ, देखिए, समय और तारीख नोट कर लीजिए सईद भाई, 2 मई को आप ही मिलेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि उस कलकत्ता से देखिए हम कितनी सीट निकाल कर लाए। तो मुझे विश्वास है। कैलाश जी, बड़ा भरोसा किया मुसलमानों पर आपने, ढेर सारे टिकट दे दिए, 17 दिए ना। ये वोट काटने के लिए दिए हैं, ये वोट काटने के लिए दिए हैं, अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए दिए हैं, या आपको पता था कि दूसरों का नुकसान कर दो, हम नहीं जीतेंगे, कोई बात नहीं? देखिए, राजनीति के अंदर जब चुनाव होते हैं विधानसभा, लोकसभा के, तो उसमें जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट दिया जाता है। हम कभी जाति, धर्म के आधार पर टिकट नहीं देते। जो जीत सकता है, जिसमें जीतने की संभावना, उसको टिकट देते हैं। अब 100% लोग तो जीतते नहीं, पर हाँ, बहुमत आए ऐसी स्थिति के लिए हम टिकट देते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे मुस्लिम साथी भी जीत कर आएंगे, क्योंकि कई बड़े
बहुत ही दमखम वाले कार्यकर्ता हैं जिन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया और लोग उनके ऊपर विश्वास भी रखते हैं। कैलाश जी, हमारे साथ सुकांता majumdar जी आपके स्पोक्स पर्सन भी हैं, लेकिन अंत में आखिरी सवाल, क्योंकि हम उनसे बात करेंगे, आपके पास समय की कमी है इसलिए हमने आपसे अलग से बात कर ली, चर्चा में वो शामिल रहेंगे आपकी तरफ से। कैलाश जी, सीएए को लेकर आपकी टिप्पणी, कहीं बंगाल में नुकसान ना हो जाए इसका? नुकसान और फायदे की बात नहीं है। देखिए, हमारी आइडियोलॉजी है, हमने बहुत पहले से कहा है कि वे लोग जो पड़ोसी देशों के अंदर है और धार्मिक प्रताड़ना के कारण यदि हमारे देश में आते हैं तो शरणार्थी की जिंदगी नहीं जिएंगे, हम उनको नागरिकता प्रदान करेंगे। ये हमारी आइडियोलॉजी का हिस्सा है, इसमें हानि और लाभ की बात हम नहीं करते। देखिए, जब भी भारतीय जनता पार्टी ने जो बात कही, हम रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, हमारी 5 सरकार चली गई, अनुकूलता आई, मंदिर बन रहा है। हमने बोला था एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान नहीं चलेंगे, धारा 370 हटना चाहिए। 6 दशक बाद मौका मिला, हमने धारा 370 हटाई। तो ये हमारी आइडियोलॉजी का हिस्सा है, हमारी विचारधारा का हिस्सा है। ये हमारी मान्यता है कि वो लोग जो शरणार्थी हैं, जो पड़ोसी देशों से प्रताड़ित होकर हमारे आए हैं, उन्हें हमें नागरिकता देना है और इसीलिए हमने सीए लागू किया है। बहुत धन्यवाद कैलाश जी, आज तक से बातचीत करने के लिए। आपका आत्मविश्वास हर रोज बढ़ा हुआ दिखता है, लेकिन आपने फिर से नहीं बताया कि 8 चरण में आप हर चरण में क्या अलग रणनीति के साथ उतरेंगे। सुपर्णो मोहित्रा जी, सुपर्णो जी, अब फर्स्ट फेज एकदम नजदीक है, समय बहुत कम है, कल चुनाव प्रचार का एक और दिन आपके पास है। ऐसे में दीदी अब फिर से अपनी चोट की बात कर रही हैं, बीजेपी पर साजिश का आरोप लगा रही हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि आपको लगने लगा कि ज्यादा अग्रेसिवली कैंपेन हो रहा है बीजेपी की तरफ से? और जेपी नड्डा वो ये कहते हैं, उनके रोड शो में अगर एक एम्बुलेंस आ जाती है तो रोड शो रोक कर मदद करते हैं घायल की और कहते हैं कि मानवता पहले है। तो अब ये इमोशनल कार्ड दीदी खेल रही हैं। अंसार साहब आदाब, और दूसरे जितने भी हैं हमारे साथी इस अनुष्ठान में, उनको प्रणाम करता हूं, और आपके जरिए जितने भी आज इस अनुष्ठान को देख रहे हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। करीब 20 मिनट हो चुका है, मैं भारतीय जनता पार्टी के बाद बहुत ध्यानपूर्वक सुना, और आपने सवाल पूछा उसका भी जवाब दूंगा, लेकिन उसके पहले 2-4 बात कहना बहुत जरूरी है अंसारी साहब जी। पहला चीज तो भारतीय जनता पार्टी 2014 साल से 2021 इस 7 साल के दौरान क्या क्या वायदे वो लोगों के पास किए हैं, 2 करोड़ नौकरी प्रति साल वो देंगे, तैयार करेंगे। अभी सब देख सकते हैं कि 7 साल में कितने नौकरी हुआ है, और हालांकि देखा जाए तो आंकड़े देखा जाए तो करीब 45 सालों में अगर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तो वो अब है। एक दूसरा, काला धन के बारे में भी उन्होंने कुछ कहा था, सब जानते हैं क्या करेंगे। तीसरी बात है, वो किसी के बात सुनना नहीं चाहते हैं। हमारे गृह मंत्री से लेके सब कुछ, बंगाल आने में उनके पास काफी समय है, लेकिन 300 सांसद वहां पे मौजूद है और 300 लोग ही बस। सुपर्णो जी, क्षमा, आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। हम हमारे तमाम मेहमानों से भी निवेदन करेंगे कि उनके पास आएंगे, लेकिन बड़ी खबर आ गई, इसके बीच में हम यहाँ पर जा रहे हैं। वो खबर ये है कि तेल की कीमतों को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक बड़ा बयान आया है। तेल को भी जीएसटी के दायरे में लाने पर चर्चा को तैयार हो गई है वित्त मंत्री यानी कि सरकार। तो अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर चर्चा होगी। तेल की कीमतों को लेकर वित्त मंत्री का यह बड़ा बयान है। पिछले कई दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। तो बड़ा बयान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से। ममता बनर्जी आज ये आरोप लगा रही हैं कि उनके पैर में जो चोट लगी है वो बीजेपी की साजिश। रोहन गुप्ता जी, रोहन जी, ममता बनर्जी अब अपनी चोट को लेकर न सिर्फ पैर की चोट बल्कि वो कह रही हैं कि बीजेपी की साजिश तो ये थी। सुकांता जी, आप जवाब जरूर दीजिएगा, बाद में आपको मौका नहीं मिल पा रहा है, लेकिन साजिश तो ये भी थी कि वो चुनाव प्रचार ही ना कर पाए और बीजेपी को फायदा हो जाए। उधर जेपी नड्डा मिदनापुर में ही एक रोड शो कर रहे होते हैं, वहां पर एक एम्बुलेंस आ जाती है, वो कहते हैं कि मानवता और समाज सेवा से बड़ा कोई काम नहीं है, रोड शो रोकते हैं, एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं। अब ये इमोशनल कार्ड बीजेपी टीएमसी दोनों की तरफ से खेला जा रहा है। आप कहां हैं, पिछड़ तो नहीं रहे हैं? बिल्कुल शाहिद जी, जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि एक तोलाबाजी चल रही है
और भाजपा की झोलाबाजी चल रही है, गोलाबाजी चल रही है, और इन दोनों बाजियों के बीच में जनता बाजी मार जाएगी। आप देखिए, मेरे शब्द आप याद रखिएगा। सही जी, जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार से बंगाल का चुनाव लड़ा जा रहा है, कहीं पे जनता तो है ही नहीं। बंगाल की जनता की कहां बात हो रही है? दोनों को ये मजबूरी है कि ये करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर भाजपा को सवाल पूछा जाएगा तो उनको केंद्र सरकार का जवाब देना पड़ेगा, अगर टीएमसी को पूछा जाएगा तो 5 साल का उनको जवाब देना पड़ेगा। दोनों ने जनता को बेवकूफ बनाया, इसलिए दोनों की मजबूरी है कि ऐसे मुद्दों पर चुनाव लड़े जहां पे बंगाल की जनता कहीं पे भी नहीं है। पर बंगाल की जनता समझदार है, बंगाल की जनता जानती है कि उनके लिए सही क्या है, और इसीलिए कल हमारी जहां पे रैली हुई, आप वहां पे आप भीड़ देखेंगे, आप मीडिया में यहां पे नहीं दिखा रहे, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा परिवर्तन आएगा कि दोनों के अहंकार पे ऐसी बंगाल की जनता चोट करने वाली है कि आगे की राजनीति पूरी तरह से बदल जाएगी। दूसरी चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो मैं भाजपा की गोलाबाजी की एक बात कर रहा हूं। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना का एक विज्ञापन, और विज्ञापन तो इन प्रकार के जो उनके पूरे फुल पेज आते हैं, लगता है कि हमारी जो कमाई कहां जा रही है दिख रहा है। ये 24 लाख लोगों को जो प्रधानमंत्री आवास योजना में घर देने का विज्ञापन दिया गया, अब मालूम चला कि उसमें जिसको दिखाया गया उसको तो कभी घर मिला ही नहीं। यही उनके वादों की हकीकत है, और जनता जानती है। तोलाबाजी मैनेजमेंट कंपनी और जोलाबाजी मैनेजमेंट कंपनी के बीच की लड़ाई में जनता जीतने वाली है, और परिवर्तन इस प्रकार से होगा कि दोनों के अहंकार को जवाब मिलेगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, सही जी, कि बात बंगाल की जनता की होना चाहिए, बात 5 साल में क्या काम हो उस पर चुनाव लड़ना चाहिए। केंद्र सरकार आज यहां पे जाके गोलेबाजी कर रही है, आज सीए की बात कर रहे हैं। इनका सीए ऐसा है कि राज्य बदलते ही रंग बदल देता है, जैसे भाजपा गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, आज उनका सीए भी रंग बदल रहा है। जो बंगाल में सीए की बात कर रहे हैं, आसाम में बात करने को तैयार नहीं है, तमिलनाडु में उनकी जो सहयोगी पार्टी है वो बोल रही है कि उसको वापस लिया जाए। ये कर क्या रही है भाजपा? का देश की जनता को बेवकूफ समझ रही है? देश की जनता जान चुकी है कि उनकी जो जुमलेबाजी, उसको जवाब देना होगा, और टीएमसी को भी जवाब देना पड़ेगा कि जो उनका करप्शन है उसके साथ बंगाल की जनता आगे नहीं जाएगी और परिवर्तन होकर रहेगा। ठीक है रोहन जी, ये अच्छी बात है कि आप अपने आप को एक विकल्प के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन आपने परिवर्तन बीजेपी का नारा अब आप अपना नारा उसे बताने लगे हैं। कोई बात नहीं सुकांता जी, आप रोहन जी की बातों का जवाब जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले ये कि जिस तरह से ममता बनर्जी एक इमोशनल कार्ड यहां पर खेल रही हैं, और आप लोगों पर बहारी का आरोप पहले से ही लगता रहा, आप तो नहीं है खैर, लेकिन आपके जो बड़े नेता चुनाव प्रचार में लगातार अपनी शक्ति झोंक रहे हैं, और अभी तक मुख्यमंत्री का आपका कौन सा वो चेहरा होगा, दावेदार होगा या उम्मीदवार होगा, वो भी कहीं ना कहीं शक पैदा करता है। तो कहीं इसमें बंगाल की जनता के बीच आप पिछड़ ना जाएं सुकांता जी? देखिए, हम जहां पे खड़े थे वहीं पे अभी है 200 सीट, इस बार 200 पार। और जो ममता बनर्जी ये जो इशू ला रहे हैं बंगाल और बाहर वाले, तो बंगाल में आप आधा से ज्यादा बाहर वाले ही है अगर पकड़ लेंगे, क्योंकि मेरे भी पूर्वज बांग्लादेश से तत्कालीन पाकिस्तान से भागते हुए आए। ममता बनर्जी की भी शायद पूर्वज, जहां तक मुझे मालूम है, बुद्धदेव भट्टाचार्य, ज्योति बसु, सबके पूर्वज पूर्वी पाकिस्तान से भागते हुए इधर आए थे। और ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं ना, कांग्रेस के नेताओं के पीछे अब्बास खड़ा हुआ है। कौन अब्बास? जो कुछ दिन पहले अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था कि 50 करोड़ आदमी कोरोना से मर जाए इस भारतवर्ष का। तो ये कांग्रेस उनको अब सेकुलर बना रही है और सेकुलरिज्म की लड़ाई लड़ रही है। तो कांग्रेस और लेफ्ट जो है वो 6% जो लड़ाई है वो 6% वोटों में सिमट चुका है, और इन लोगों का कुछ बंगाल की जनता इन लोगों का कुछ सुनता ही नहीं। और तृणमूल कांग्रेस की जो दीदी है, दीदी आप बोल रही है कि चोट, हम तो बार बार बोल रहे हैं दीदी आप जल्दी से स्वस्थ हो जाए, भगवान के निकट हम प्रार्थना करते हैं। और दीदी को प्रार्थना करते हैं कि एक बार आप अपना मेडिकल रिपोर्ट दिखा दीजिए, और उस खंबे से बीजेपी का क्या रिलेशन है, डीएनए टेस्ट करके पूरा बता दीजिए। मुख्यमंत्री उम्मीदवार विधायक नहीं है। रोहन जी अवनी जैसी रह गए, एक रिएक्शन उनका बनता है सर। ठीक है सुकांता जी आते हैं आपके पास। सुकांता जी आपने अपनी लगभग हर बात यहां पर रखी है। अवनी जी सर, क्या आपको ऐसा लगता है सर कि बंगाल में एक ऐसा चुनावी मुद्दा जो पूरे बंगाल या किसी विधानसभा चुनाव को प्रभावित करता है, वो चाहे बेरोजगारी हो, चाहे स्थानीय कोई मुद्दा हो, विकास हो, भ्रष्टाचार हो, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है? दिन पर दिन मुद्दे बदल रहे हैं, और जो 8 चरणों वाला ये चुनाव है सर, वहां पर अभी हमें और मुद्दे बदलते हुए दिखाई देंगे। और स्थिति क्या आप इसे साफ मानते हैं, किसी को लीड लेते हुए यहां पर देखते हैं, या अभी इंतजार हमें करना होगा सर? सईद भाई, बंगाल के आप लोग अच्छी तरह कवर कर ही रहे हैं, लगातार जितने भी रैलीज हो रही हैं हर एक पार्टी की,
आप ये बात मानेंगे कि वहां पर कटमनी, भ्रष्टाचार यानी कि तुष्टीकरण और हिंसा, ये तीनों ही वहां की जनता के भीतर मुद्दे घर कर गए हैं। और इनसे ऊपर ममता बनर्जी को अगर आना चाहिए था तो विकास को लेके आया, वो टूटी अपनी चोट लगी टांग को लेकर के आती है। और जहां तक आपने कहा कि हिंदुस्तान की जनता बहुत ही भावुक है, सचमुच है। इसलिए वो नड्डा कड्डा चड्डा फड्डा, दैत्य दानव दुर्योधन रावण, इन सब का जवाब देगी वो आने वाले चुनावों में। 2 मई को वो निकल के आएगा। और मैं उनकी तो बात ही नहीं करूंगा जो झूठी फोटो अपना पोस्ट करते हैं, कितनी झूठी फोटो हो चुकी हैं। उनकी झूठी फोटो के ऊपर तो मैं कमेंट करूंगा नहीं, बड़ी साफ सी बात है। लेकिन एक बात बड़ी साफ सी है, आपने कहा मुद्दे बदलने का सवाल नहीं है। बात सवाल यह है कि वहां की जनता का मूल इस समय किस से गुजर रही है। स्वयं अगर टीएमसी का सांसद कहे कि मैं घर बनवाता हूं तो मुझे कटमनी देनी पड़ती है, और ममता बनर्जी खुद सीएम कहे कि मैं कटमनी वापस करवा दूंगी, ये स्वीकारोक्ति है। तुष्टीकरण के लिए उन्होंने स्वीकार किया कि दूध देने वाली गाय की मैं लात भी सहूंगी, ये बिल्कुल किया। और जहां तक कार्टूनों की बात है, जो पोस्टरों की बात है, वहां पर ममता बनर्जी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लात से मार रही है। अब उनकी लात से मारेंगे प्रधानमंत्री मोदी को तो लात में चोट लगेगी। वो कहते थे जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मोदी जी को नहीं हुआ, लेकिन उनकी टांग में जरूर चोट लग गई। फोटो उन्होंने, उन्हीं टीएमसी वालों ने लगाई है ना वो फोटो, टांग से मार रही है वो उनको। ठीक है सुपर्णो जी, क्या आपको लगता है सर कि यहां पर 2-3 संकट आपके सामने हैं? पहला संकट एंटी इनकम्बेंसी का, भाई आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, जिस तरह से कटमनी, भ्रष्टाचार, टोलाबाजी, बीजेपी ने जबरदस्त ये मुद्दे उठाए और पीएम आकर वहां कह जाते हैं कि स्कीम और स्कैम। बीजेपी स्कीम लाती है, स्कीम पर चलती है, टीएमसी स्कैम करती है। दूसरा सर, जल्दी से साथ में जोड़ देता हूं आपके साथ सुपर्णो जी, वो दूसरा ये कि आपके बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े चेहरे जाकर बीजेपी में शामिल हो गए, तो क्या अगर ये लोग गए तो इनके साथ एक जो जनाधार है, जो बेस है आपका टीएमसी का, वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट होकर आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है सर? सुपर्णो जी 4 सवाल का जवाब दे देता हूँ। पहली बात, जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख आए हैं, वो बड़े बड़े पद में आसीन भी है। वो आके यहाँ पे कहते हैं कि पीसी भाईपो, भतीजा, बुआ भतीजा, ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अगर जो इस पद में आसीन है, अगर ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं, उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी करना भी जरूरी महसूस नहीं करता हूँ। ये उनका संस्कृति का, कैसे संस्कृति का से वो आते हैं, ये दर्शाता है। तो इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। एक दूसरी बात ये है कि सुपर्णो जी क्षमा के साथ अगर आपको भाई भतीजा पर आपत्ति है, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, किसी की तरफ से नहीं बोल रहे हैं, तो नड्डा, गड्ढा, फड्डा, अड्डा, क्या ये कौन सी संस्कृति? जी प्लीज, सम्मानजनक शब्द थे, ये बहुत ही सम्मानजनक शब्द है सुपर्णो दा के लिए, तो ये बहुत सम्मानजनक शब्द है। जी बात पूरी कीजिए सुपर्णो जी। नहीं, शायद अग्निवेश जी शायद कुछ कह रहे थे, अग्निवेश जी कह रहे थे शायद। मैं जब वो कह रहे थे, मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। तो ये मेरे नहीं, हमें कहने दीजिए। आप जब कहा तो मैंने तो कुछ नहीं कहा। आपके मुंह में जो भी आपने कहा मुझे कहने दीजिए, लोगों को सुनने दीजिए, आप बीच में ना बोले। दूसरी बात यह है कि कैलाश विजयवर्गीय जी कह रहे थे कि दीदी झूठ बोल रहे थे और सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे थे। दीदी 5 बार की सांसद है, 2 बार की मुख्यमंत्री है और केंद्र में वो मंत्री भी रह चुके हैं। उनको किसी सहानुभूति की जरूरत नहीं है। हम लोग विकास के मुद्दे पे लोगों के पास जाएंगे, लोग अगर हमें रखेंगे तो हम वापस आएंगे, नहीं रखेंगे तो वापस नहीं आएंगे। तो इसलिए हमको कुछ झूठ बोल के सहानुभूति लेके कुछ आने की जरूरत नहीं है। 2 3 कैलाश विजयवर्गीय जी ये कह रहे थे कि उन्होंने कहा 2 बात उन्होंने कहा कि उनका जो दल है वो विचारधारा और विश्वास के और आदर्श के आधार पर चलते हैं, इसीलिए उन्होंने 370 राम मंदिर उन्होंने वो गिना दिया। और दोबारा उन्होंने यही कहा कि अगर कैंडिडेट जो जीतता है उसको ही लेना है, बेशक वो चोर हो, सुपर्णो जी समय खत्म हो गया है सर, आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, क्षमा। सुगांता मजूमदार जी, सुपर्णो मोइत्रा जी, रोहन गुप्ता जी, अवनीश अवस्थी जी, आप चारों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। बंगाल की लड़ाई में अब भावनात्मक कार्ड खेला जा रहा है। ममता कह रही हैं बीजेपी ने मेरे पैर में चोट मारी, साजिश की। जेपी नड्डा अपना काफिला, अपना रोड शो रोक कर एक एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं, जगह देते हैं।
तो क्या अब ये इमोशनल कार्ड चलेगा पहले चरण से पहले? देखते रहिए आज तक।